आज से जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमारा टारगेट है कि हम 90% एनी हाउ हमें अचीव करने, और फॉर 90 हमारी जर्नी यहाँ से जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है जेंडर, सेकंड टॉपिक है रिलीजन और थर्ड टॉपिक है कास्ट। और हम लोग इसको, सर रिकॉर्डिंग चालू है, हम लोग इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? हम लोग इसको देखेंगे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो हमारा पहला टारगेट है कि जेंडर वाला टॉपिक अगर आया तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें क्या क्या बात लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो सब PYQs हैं, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। और उन 5 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर, जेंडर में 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, रिलीजन में 5 क्वेश्चन है और कास्ट में 5 क्वेश्चन है। उसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, हमें कोई एडिशनल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग टॉपिक फर्स्ट पे चलते हैं, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। देखो यार, जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाले में फटाफट से बता देता हूं। हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर कर क्या रखा है भैया, ये बात तो नेचुरल है कि एक जना लड़का होगा और एक लड़की होगी, तो नेचुरल सेक्स बना हुआ है। लेकिन जेंडर बताइए किसने बनाया? जेंडर बनाया हमारी सोसाइटी ने। मतलब जेंडर मतलब होता है जब आप एक किसी सेक्स को हाई प्रेफरेंस और एक को लो प्रेफरेंस दे दो, एक हायरार्की में डिवाइड कर दो ना, उसको आप बोलते हो जेंडर डिवीजन। ठीक है भाई, जेंडर तो नेचुरल है, किसी का सेक्स तो नेचुरल है कि वो मेल है फीमेल है, लेकिन जो जेंडर की पॉलिटिक्स हो रही है, जेंडर के साथ डिवीजन हो रहा है कि मेल अच्छे हैं, फीमेल खराब है, या मेल थोड़े सोसाइटी में अप है, फीमेल थोड़ी नीचे है, ये तो जेंडर डिवीजन है। ये किसने किया है? जेंडर डिवीजन जो है वो किसने किया है बेटा? हम लोगों ने किया है। तो देखो, जेंडर डिवीजन इज द फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन, कैन बी सी एवरीवेयर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि घर का काम कौन करेगी? महिलाएं। हम लोगों ने एक बात फिक्स कर रखी है कि घर में रोटी बनाने का काम किसका? महिला की। कोई पुरुष बनाता है तो हम पूछते हैं अच्छा तेरे पापा बनाते हैं खाना? क्यों भाई? ये क्या है? हम लोगों ने लेबर को भी जेंडर के अकॉर्डिंग सेक्सुअली डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो सोशल डिवीजन इन द इंडियन सोसाइटी इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द कास्टिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी एंड कम्युनल डिविजन्स। तो देखो यहां पर पहले हम लोग एक बार डिवाइड कर लेते हैं। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर। पहले तो क्या होता था, वोट वगैरह देने का अधिकार भी, अगर आप लोगों ने जर्मन रिवॉल्यूशन पढ़ा है, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, हम लोगों ने यूरोपियन रिवॉल्यूशन पढ़ा, हम लोगों ने देखा वहां पे पहले तो जनरली वोट देने का अधिकार भी किसका होता था? सिर्फ मेल्स का होता था, बिकॉज ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड है वो पैट्रियार्की सोसाइटी होता था। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, पैट्रियार्की सोसाइटी। पैट्रियार्की सोसाइटी से मतलब क्या है? ऐसा समाज जहां पर पुरुष की तो पावर ज्यादा हो और महिलाओं की कमी हो। ठीक है, तो हमारे को सोसाइटी में ना तो पैट्रियार्की चाहिए, ना हमारे को फेमिनिस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए? इक्वालिटी। ना महिलाएं ऊपर हो, ना पुरुष ऊपर हो, कोई भी ग्रुप ऊपर या नीचे नहीं हो, सब क्या हो? इक्वल हो। डेट्स आर डिमांड। ठीक है, इस पूरे वाले टॉपिक के अंदर हमारे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वुमेन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप्स एंड डिमांड फॉर इक्वल राइट। और जब वुमेन्स ने अपने इक्वल राइट की डिमांड करना चालू करा, या ऐसा कोई भी मूवमेंट जहां पे वुमेन्स के राइट की बात हो, उसको मूवमेंट को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं तेजस? फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, देखो दिस agitations demanded to enhance the political and legal status of the women and improving their educational and the career opportunity. अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं, मैन और वुमेन हु बिलीव इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे आदमी या महिलाएं जो महिलाओं के इक्वल राइट की डिमांड या उनके अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, वो सब कौन है? फेमिनिस्ट। अगर आप बोलते हो कि आपकी बहन को भी इक्वल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, इसका मतलब आप फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब, आजकल फेमिनिस्ट का मतलब लोगों ने बहुत गलत बनाना चालू किया, अरे ये तो लड़कियों का चेला है, गुलाम है, काइंड ऑफ। नो, फेमिनिस्ट मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि महिलाओं और पुरुष को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इट मींस यू आर फेमिनिस्ट। मतलब, और जनरल सी बात है, पुरुष को तो अधिकार पहले से ज्यादा है, तो किसके अधिकार की बात करी जा रही है? महिलाओं के। तो जब भी आप महिलाओं के अधिकार की बात करो, दैट मींस यू आर अ फेमिनिस्ट। Most of the women's movement aim at equality in a personal and a family life of these women. These movements are called the feminist movement. और इन सब movements को हम लोग क्या बोलते हैं? feminist movement. Still India is a कैसी सोसाइटी है? मेल डोमिनेट। यहां पर कैसी सोसाइटी है? पैट्रियार्की सोसाइटी। पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी। कैसी सोसाइटी है? पुरुष प्रधान। ठीक है, तो वुमेन को बहुत सारे डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑप्रेस्ड होते हैं, बहुत सारी क्रुएल्टी सहन करनी पड़ती है। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा सोशल अब्यूज सुनने को मिलता है, या फिर मैं बोल दूं, हाँ, बहुत सारे महिलाओं को मार खानी पड़ रही होती है, उनके हस्बैंड उनके साथ में बहुत सारी बदतमीजियां कर रहे होते हैं।
आज भी वुमेन को बहुत ज्यादा क्या सहन करना पड़ता है, ऑपरेशन सहन करना पड़ता है। तो इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन इन द लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। ये भी एक दिखाता है कि इंडिया में वुमेन्स इक्वल नहीं है। कैसे पता चल रहा है क्यों वुमेन्स इक्वल नहीं है? क्योंकि आज भी लॉ, अगर हमारे जितने भी हम लोग बात करें लेजिस्लेचर, मतलब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर महिलाओं का प्रपोर्शन सबसे कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी, आज तक मैं अगर बात करूं इंदिरा गांधी के अलावा कौन है भैया जो पीएम बन गई, या महिला बनी भी है तो वो कोई एक आधी चुनिंदा है, कुछ कुछ जो सीएम बन गई, पीएम बन गई, बाकी वो भी बड़े लेवल पे, और अगर वो हैं तो उनके पास पावर नहीं है। आज भी महिलाओं का प्रपोर्शन लेजिस्लेचर असेंबली में बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। ये भी एक रीजन है कि उनका लेजिस्लेचर में कम होने का मतलब वुमेन्स, क्योंकि अगर वुमेन्स लेजिस्लेशन में होगी तो वो उनके बिहाफ पे लॉ बनाएगी, उनके बिहाफ पे लॉ बनाएगी तो उनकी कंडीशंस इंप्रूव होगी। उनकी कंडीशंस क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे का रीजंस क्या है? वुमेन का लेजिस्लेचर में कम रिप्रेजेंटेटिव होना। ठीक है, तो अब इन सब बेसिस के इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें करी है। हम लोगों ने क्या करा है, 1/3 सीट जो भी है वो हम लोगों ने किसके लिए रिजर्व कर दी है? वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल ऑफ सम फॉर्म ऑफ द सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिटिक्स। और जब तक हम लोग वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन करेंगे नहीं, तब तक जो जेंडर डिवीजन है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो अभी भी हम लोगों ने, लेकिन देखो अभी भी 1/3 सीट रिजर्व तो करी है, लेकिन कहां पे? लोकल गवर्नमेंट में। अब लोकल गवर्नमेंट में किसी का हो जाने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक वो स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर ना हो। तो अभी भी पूरी तरह से कोई भी लीगल, मतलब इससे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि वो लोग आज भी तैयार नहीं है लीगल करने के लिए उन लोगों को, क्योंकि उनको पता है जब महिलाएं पावर में आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, और वो लोग चाहते ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले, अब इन पे इसके क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, हम लोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। इस बार आप लोग को पता है चैप्टर्स में पेपर का पैटर्न क्या है, हिस्ट्री लगाएगी, ज्योग्राफी लगाएगी, पॉलिटी लगाएगी, इकोनॉमिक। इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं आप लोग को प्रॉपर किससे क्या आने वाला है ये भी बताऊंगा, लेकिन नॉलेज कंटेंट तो हमारे को पूरा रखना ही रखना है। देखो पहला क्वेश्चन यही आया, व्हाट इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट वहां वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वुमेन्स के इक्वल राइट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट वाज अ रेडिकल मूवमेंट व्हिच डिमांड इक्वालिटी फॉर द वुमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड एजुकेशन फील्ड, हम लोग जब भी उनकी पर्सनल लाइफ की राइट्स के बारे में बात करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट। और ये कह रहा है एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। पॉलिटिकल डिमांड भी बताओ क्या क्या है फेमिनिस्ट मूवमेंट की इंडिया के अंदर। तो आएगा तो क्या लिखोगे, मोर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए लोकल बॉडीज में, मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर द वुमेन इज हैविंग इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा खड़ी होनी चाहिए ताकि महिलाएं उनको चूज कर पाए। रिजर्विंग एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारी दूसरी डिमांड क्या है कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स पे तो महिलाओं को लेकर के आओ ही आओ। अभी तक किस पे लाए ये लोग 1/3 पे? लोकल गवर्नमेंट पे। लाना कहां चाहते हैं हम लोग? लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब राज्यसभा में। बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहां से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर। अब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर क्या है, ये भी जेंडर एंड पॉलिटिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मेंशन द मेन डिमांड ऑफ द वर्ल्ड वाइड वुमेन्स एजुटेशन, कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो वुमेन्स का ग्रुप बना हुआ है, जो एजुटेशन होता है या उन लोग का रिवॉल्ट होता है, उनकी क्या डिमांड है इस रिगार्डिंग। ये लोग क्या चाहती हैं कि भैया हम लोग को हर जगह जो भी सेक्सुअल डिवीजन आप लोगों ने लेबर का कर रखा है, तो अगर कोई भी कंपनी वगैरह है तो वहां पे हमारे को इक्वल वोट राइट दो। अगर कोई काम हो रहा है तो अगर जितने पैसे एक काम के आदमी को मिलते हैं उतने किसको मिलने चाहिए, महिलाओं के। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोग के घर पे है जेंडर अनइक्वालिटी का। क्या आपके घर के अंदर बाई जी आती है तो आप उनको 3,000 देते हो, कोई भी पुरुष को क्यों नहीं रखते? क्योंकि पुरुष उस काम को करने के क्या करता है, कब पैसे ज्यादा मांगता है। हम लोग शादियों के अंदर हम लोग हलवाई को बुलाते हैं और घर में खाना बनवाना होता है तो महिलाओं को बुलाते हैं, क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं, पैसे कम लेती है। तो जबकि काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोगों ने उनका क्या कर रखा है, सोशल डिवीजन कर रखा है। सेक्सुअल क्या कर रखा है, हम लोगों ने उनको डिवाइड कर रखा है। तो देखो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर मींस द डिवीजन ऑफ द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल हाउसवर्क्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस आर वुमेन्स वर्क। जबकि वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन डिमांडिंग इक्वल वोटिंग राइट, enhance the political and legal status and improve the education and career opportunity for the women। तो अगर आप लोग का ये क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पर। के बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
एग्जामिन द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी। ये बताओ कि इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर वुमेन्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है, या फिर असेस द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी, ये भी पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडी। अलग अलग तरह से पूछ ले, क्वेश्चन एक है, आंसर क्या होगा। आज भी सेंट्रल लेजिस्लेचर में लेस देन 10% टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितने नेता हैं उसमें से 10% से भी कम महिलाएं हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव में तो और बुरा हाल है, जितनी जितनी भी सीट्स है उनपे 5% से कम क्या है, महिलाएं हैं। पंचायत में फिर भी 1/3 सीट हमने अब रिजर्व कर ली है, लेकिन अभी इसका भी एक डार्कर साइड में आप लोग को बता देता हूं। आज भी 1/3 सीट पर जहां पर महिलाएं खड़ी हैं वो डमी कैंडिडेट हैं। मतलब ऐसा होता है, मंजू देवी पीछे लिखा हुआ होता है महेंद्र चौधरी पति मंजू चौधरी, मतलब डमी कैंडिडेट है। मंजू चौधरी पर सरपंच बनी है, काम कौन कर रहे हैं, महेंद्र चौधरी जी। मतलब उनको आज भी पूरी तरह से राइट नहीं मिला है, उसे बोलते हैं डमी कैंडिडेट या फिर खाक कैंडिडेट इन हिंदी। ठीक है, तो पंचायती राज में 1/3 सीट्स को अब कर दिया रिजर्व, लेकिन स्टिल उनकी बहुत ज्यादा रोल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। दे आर स्टिल अ डमी कैंडिडेट ओनली, बस उनको इलेक्शन में खड़ा करा गया लेकिन उनके पीछे से कोई मेल ही लड़ रहा है, ये भी गलत है। इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड इन दिस एस्पेक्ट। सबसे नीचे इंडिया में है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन स्टिल कम है, तो हम लोग बॉटम पर हैं, तो हमारे को इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और दूसरा, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, बट बिल दिस इफेक्ट हैज बीन पास। आज तक भी ये बिल ही बना है, अभी तक ये कोई भी इफेक्ट में नहीं आया है। मतलब इसको अभी तक उन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों? कि जो करने वाले हैं, जो इस पर डिसीजन देने वाले हैं, वो लोग कौन है, मेल है, तो वो चाहते ही नहीं कि उनके हाथ से पावर चली जाए। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? कोई भी ऑडियो में किसी को भी ग्लिच है क्या? तो देखो, के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एनी 5 वेज which women in India are still discriminated and oppressed। कैसे कोई 5 तरीके बताओ जिनसे आपको लगता हो कि महिलाएं आज भी सोसाइटी में बहुत सारी तरह से परेशान हो रही है। ये इतने टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। देखो, mention different aspect, what are the problem faced by Indian women, how women in India is still discriminated, explain with the 5 example that women are still discriminated। इतने सारे फॉर्मेट से पूछा गया है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा बात समझ में आ गई क्या? तो देखो, इसका आंसर क्या है, इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड देन मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट्स इन इंडिपेंडेंस। कुछ इंप्रूवमेंट हुए बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, ओनली 54% जो कंपैरेटिवली मैन 76% और महिलाएं कितनी है, 7% महिलाएं जो पढ़ाई पूरी कर पाती हैं, पढ़ाई कर रही हैं। सिमिलरली a small proportion of girls student go for the higher studies। हायर स्टडीज में आज भी गांव में उन लोग को स्टडीज छुड़वा दी जाती है। अब तुम इंडिया के भरोसे पे मत कोई भी डिसीजन देना, क्योंकि इंडिया नहीं, इंडिया क्या है, भारत। मतलब मुट्ठी भर हैं शहर, तो गांव में आज भी लड़कियां हायर स्टडीज करने नहीं जा पाती, उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो गर्ल्स आर परफॉर्मिंग एज गुड एज बॉयज इन अ स्कूल बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज द पेरेंट्स आर स्पेंडिंग देयर रिसोर्सेज फॉर द बॉयज एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग फॉर सन्स एंड डॉटर। आज भी लोगों का ये मानना है कि महिलाओं पे पैसे खर्च करके, बेटियों पे खर्च करके क्या फायदा, ही तो दूसरे घर चली जाएगी, ये अपने लिए रिसोर्स नहीं है, दूसरे के लिए होगी, क्यों बनाए? आज भी लड़कियों की पढ़ाई को एक खर्चा समझा जाता है, इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? आगे, प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इज हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब आर स्टिल वेरी स्मॉल। कि बहुत अच्छी पोस्ट पे महिलाएं हो, ऐसा बहुत कम है। गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स करें ताकि गवर्नमेंट लेवल पर तो आ गया, लेकिन प्राइवेट में आज भी आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे महिलाएं देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आज सिनेरियो चालू होने लगा है, लेकिन सिनेरियो जो चेंज हो रहा है वो शहर की महिलाओं के लिए। गांव की महिलाओं की हालत आज भी वही है बेचारियों की। इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइडेड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड। अब इक्वल वेजेस एक्ट लेकर के आ गए हम लोग कि महिलाओं को और पुरुष को एकदम इक्वल वेज मिलने चाहिए सेम काम के लिए, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पर इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्कूल्स के अंदर ज्यादातर लेडी टीचर इसीलिए होती है क्योंकि लेडी टीचर की सैलरी कम होती है, और हायर क्लासेस में जहां फीस ज्यादा होती है वहां पे तुम्हें कौन देखने को मिलेगा, मेल टीचर, बिकॉज मेल टीचर्स आर डिमांडिंग मोर अमाउंट। ठीक है, ऐसा शहरों में तो नहीं है, गाँव में आज भी ऐसा ही है। In many part of the India, parents prefer to have a son find a ways to girl child aborted before she born, है ना। आज भी हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या कर दें,
फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड को क्या मतलब, महिला जो बच्चा है उसको भ्रूण में ही खत्म करते, पैदा ही ना होने दें, बिकॉज स्टिल हम लोगों ने महिलाओं को क्या समझ रखा है, लाइबिलिटी। और वुमेन्स आर फेस हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस एट द डोमेस्टिक फ्रंट, और उनको बहुत सारा क्या देखने को मिलता है, वायलेंस भी देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो समझ में आए कितने सारे पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट पे जनरली बच्चे क्या कर रहे होते हैं, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस। एक ही पॉइंट जो सबसे लास्ट में लिखा है, दिख रहे हो तुम लोग, पहले आपको एनसीईआरटी के रिलेवेंट पॉइंट लिखने हैं, आप लोग सीधे चालू कर रहे होते हो, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लिखते हैं गर्ल्स आर नॉट अलाउडेड टू वियर क्लोथ्स और ये वो टीचर एग्जामिनर को समझ में आ जाता है ये कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, इनको एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं आती, ये यूं ही फाप मार रहे हैं, और उनको कोई नंबर नहीं दिया जाता। तो पहले आप लोग को एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखने हैं। लिटरेसी रेट पे बात करो, उन लोग को बात करो कि उन लोग का सेम मतलब बहुत कम गर्ल्स हैं स्कूल जा पा रही हैं, पूरी एनसीईआरटी बुक चल रही है, लेकिन लिखना किस फॉर्म में ये है। मैंने अभी कुछ अलग नहीं किया, वही एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चल रहा है, लेकिन मैंने बताया कि वो एनसीईआरटी का पोर्शन कैसे क्वेश्चन के, गॉट इट। देखो सबसे लास्ट में लिखा है ये पॉइंट, अगर 3 नंबर का आ जाता तो मैं पहले 3 पॉइंट लिखता, ये नहीं लिखता वुमेन फेस हैरेसमेंट। और तुम्हारा पॉइंट क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी में देते हो 10th क्लास के बच्चों, पहले लिखोगे वुमेन फेस हैरेसमेंट, मैं दिमाग खराब एग्जामिनर का काट देता है वो, कि बोले इसको कुछ नहीं पढ़ के आया, फालतू में टाइम पास कर रहा है। बात समझ में आई क्या? यहां पर पहला टॉपिक खत्म हुआ, सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं और पहला टॉपिक पूरी तरह से क्लियरिटी समझ में आ गया। अगला आता है रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। भाई रिलीजन का कैसे रोल है किसके अंदर, पॉलिटिक्स में। तुम लोग को मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में क्लास के अंदर समझा रखा है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए बता देता हूँ। रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसके 2 पर्सपेक्टिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो रिलीजन का रोल में प्ले करना किसके ऊपर, पॉलिटिक्स में। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आज भी इंडिया के अंदर लोग बाग धर्म के आधार के ऊपर अपने नेता को चूज करते हैं। अभी आप अगर हम लोग देखें तो बीजेपी का एजेंडा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वो लोग नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्टली क्या चल रहा है कि वो हिंदू धर्म की पार्टी है ना, और कांग्रेस का क्या माना जाता है, ये तो मुस्लिम सपोर्टिव पार्टी। ऐसा क्यों है, ये रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करी जा रही है ना। और अब कम्युनलिज्म, एक वर्ड मैंने यहाँ यूज किया, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, कम्युनलिज्म का मतलब होता है बेटा, जब आप एक रिलीजन को तो ऊपर प्रूफ करते हो और एक रिलीजन को नीचे, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग वन रिलीजन इज सुपीरियर, आप अपना सुपीरियर प्रूफ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिक्कत तब है जब आप अपना सुपीरियर प्रूफ करते हो और दूसरे का इन्फीरियर प्रूफ करते हो, तो आप किसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कम्युनलिज्म प्रैक्टिस को। इट मींस यू आर कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब अपने धर्म को अच्छा बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने धर्म को किसी के धर्म से अच्छा बता रहे हो। आप बोल रहे हो मेरा धर्म अच्छा लेकिन इसका खराब है, अगर आप बोलते मेरा धर्म अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत कब है, मेरा धर्म अच्छा है इसका खराब है, इसका खराब बताना मतलब व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर रिलीजन सुपीरियर देन अदर, दैट्स प्रैक्टिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। तो देखो इंडियन डेमोक्रेसी फेस द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी। कम्युनिस्ट हैविंग अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन इन अ सोसाइटी आर कॉल्ड माइनॉरिटी। वो कम्युनिटीज इनका स्मॉल प्रोपोर्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। A system of separate electorate and representation for a people belonging to different communities known as communal representation। क्या, एक ऐसा ग्रुप जिसके लिए अलग से हम लोग प्रपोर्शन, जिस आर अम्बेडकर साहब ने डिमांड करी थी, वो क्या चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दो, किसका, जो लोग माइनॉरिटी में है उसको अगर ऐसा कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा किया नहीं। Laws that deal with the family related matters such as marriage, divorce, etc. are known as family laws। The family laws में आते हैं। Buddhism is the major religion of the Sri Lanka and Hinduism is the major religion of Nepal। The use of religion in a politics is known as communal politics। क्या, रिलीजन का किसमें यूज, रिलीजन का किसमें यूज करना, पॉलिटिक्स में, उसको आप लोग क्या बोलते हो, कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलते हो, कम्युनल पॉलिटिक्स। इंडिया में अभी कम्युनल पॉलिटिक्स भर भर के हो रही है, किसी टाइम श्रीलंका में हुई, नेपाल में हुई, अब इंडिया में बहुत हो रही है। इंडिया धर्म के नाम पे बहुत मूवमेंट करा रहा है ना। हम लोग सब लोग मोदी जी को एक ही बात सोच करके बैठे हैं कि बीजेपी क्यों आनी चाहिए, वाई वी नीड अ बीजेपी। लोगों ने कैसे प्रोपोगेंडा कर रखा है, जो भी बीजेपी फॉलोवर, वो क्या कह रहे हैं, अगर बीजेपी नहीं आई तो हम सब लोगों का, हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। एंड मुझे नहीं पता क्या पर्सपेक्टिव है उसके पीछे, क्या सच्चाई है क्या गलत है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वी आर प्रेजेंटिंग वन रिलीजन सुपीरियर देन अदर, दिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। और जब इस प्रैक्टिस को पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो उसे कम्युनल पॉलिटिक्स। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो
Communal politics based on the idea that religion is the principal basis of social community. Communalism can take a various form in a politics. कम्युनलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं किसके अंदर, पॉलिटिक्स में। ऊपर वाले पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखो कम्युनलिज्म का क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। रोजमर्रा में हम लोग बोल रहे होते हैं कि हमारा धर्म तो अच्छा है और दूसरे का धर्म खराब है। ये जो प्रोसेस है कि अपने धर्म को सुपीरियर बताना और दूसरे को इंफीरियर बताना, ये जो बिलीफ है इसी को क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म। दूसरा, अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजियस कम्युनिटी। अभी सारे हिंदू क्या चाहते हैं कि हम लोग पॉलिटिकली क्या करें, डोमिनेट करें। तो जब भी कम्युनल माइंडसेट अगर होगा तो कम्युनल माइंडसेट क्या करना चाहेगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस। क्या चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात के अंदर कि आप अपने धर्म को अच्छा बताते हो। दिक्कत ये है कि आप अपने धर्म को अच्छा बताने के साथ दूसरे को खराब बताओगे। इट मींस यू आर कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट कोई भी कंट्री के लिए कभी भी अच्छा नहीं हुआ। अगर कम्युनल चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे तो एंड में जाके लड़ाई दंगे होंगे। हम लोग पहले कम्युनल पॉलिटिक्स करके देख चुके हैं, उसका नतीजा है कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, वो भी धर्म की लड़ाई थी। और अगर अभी हम लोगों ने दोबारा ऐसी धर्म की लड़ाई करी तो हमें कुछ बड़ा चेंज देखने को इंडिया में मिल सकता है। ये मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव मे भी। तो अभी इस पे कमेंट करना मत चालू कर देना, अरे अगेंस्ट टू हिंदू, वो रिलीजन। नहीं नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं बहुत कट्टर हिंदू, लेकिन कट्टर हिंदू का मतलब ये है कि मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूँ, दूसरे के धर्म को कोई गलत नहीं बोलता, अवहेलना नहीं करनी है। लेकिन जब आप अवहेलना करोगे तो दैट्स मीन प्रॉब्लम। ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन अ रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। क्या, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना, मतलब धर्म के आधार पे लोगों को मूव करवाना, धर्म के आधार पर, है ना, पॉलिटिकली। जैसे राम मंदिर इज एन एजेंडा फॉर बीजेपी। तो धर्म के आधार पे जब आप मूवमेंट करोगे, इसका मतलब ये अलग एक कम्युनलिज्म का फॉर्म है। और सम टाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म। जिस फॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, सबसे अगली फॉर्म कम्युनलिज्म का क्या है कि बहुत सारे रियॉट्स एंड मैस्केयर होंगे, मतलब बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे लड़ाई दंगे आतंक मचने लग जाएगा। तो ये कम्युनलिज्म फॉर्म है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कम्युनलिज्म के कौन कौन से फॉर्म्स हम पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, तो आपको बताना है कि सबसे पहले तो डेली लाइफ के बिलीफ में ऐसा होता है। कम्युनल माइंडसेट के कारण एक रिलीजन एक को अच्छा बताता है, दूसरे को गलत बताता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स मूवमेंट को चलाना, वो कम्युनलिज्म है। और कम्युनलिज्म का दूसरा फॉर्म क्या है जो सबसे खराब है, कि कम्युनल वायलेंस होना, दो कम्युनिटीज के बीच लड़ाई हो जाना, हिंदू मूवमेंट जैसे विवाद होना, हिंदू मुसलमान जैसे, वो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स होती है। तो अब इंडिया कैसी कंट्री बताता है अपने आप को, बताता नहीं है, इंडिया है भी। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हमारे यहाँ पे इंडिया का ऑफिशियल कोई भी रिलीजन नहीं, जैसे नेपाल का हिंदू है, श्रीलंका का बुद्धिज्म है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया के अंदर इंडिया इज अ नॉट अ साइलेंटली सेकुलर, इंडिया इज अ वॉलेंटली सेकुलर। आप नमाज की आवाज भी सुन सकते हो, और आप मंदिर की घंटी भी सुन सकते हो, आप चर्च की प्रेयर भी सुन सकते हो, आप सिख धर्म को भी सुन सकते हो, आप जैन धर्म को भी सुन सकते हो। दिस इज द सेकुलर, कि कोई किसी को भी, कोई भी अपने रिलीजन को पीसफुली प्रैक्टिस कर सकता है। ये कौन कहता है, इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। और इंडिया ने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिससे हम इंडिया को सेकुलर कंट्री बना सकते हैं। तो देखो, आ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। कि कोई अपने रिलीजन को कैसे भी प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी की मर्जी है तो कोई किसी को फॉलो करे, नहीं मर्जी है नहीं करे, कोई किसी को फोर्स कर सकता नहीं है। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जो चीज हिंदुओं को मिली है मुसलमानों को मिली है, हिंदुओं को भी। यही रीजन था राम मंदिर में इतना टाइम लगा, बिकॉज वहां पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। At the same time, the constitution allow the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within the religious community। कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी में इक्वालिटी बनी रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ क्या किया है कि हमारे यहाँ पर स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। के हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वो मैटर ऑफ रिलीजन के बीच में इंटरवीन कर सकता है, ताकि किसी भी कम्युनिटी के साथ में कोई गलत चीज ना हो। ठीक है। यहां पर आता है सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, आप सबको समझ में आ गया क्या? अभिजीत, कम्युनलिज्म क्या होता है? Communalism is a practice in which the one religion is presented superior than the other when demand of one group are formed in opposition of another group। की एक ग्रुप की डिमांड दूसरे ग्रुप को हर्ट करते हुए बनाई जा रही है, इसका मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग कम्युनलिज्म। बोलो, कोई डाउट है क्या? यस और नो? एवरीथिंग इज क्लियर?
भैया ये जो बाकी लोग हो ना, देखो कैमरा ऑन रखो, तुम बात को समझो, तुमसे ज्यादा एग्जॉस्ट तो बिना सर हुए हुए होते हैं। तुम लोग तो फिर भी घर पे बैठे हो, हम लोग को तो यहाँ पे पूरे दिन भर लाइट में खड़े होकर के पढ़ाना होता है। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी आप लोग के लिए दे सकते हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप भी दे, जैसा और नो, अपना कैमरा ऑन रखो। कैमरा ऑन होने से आई कैन इंटरेक्ट विद यू। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग, ताकि मैं आपको देख सकूं। गॉट इट? चलो, वॉइस क्वालिटी सब बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत है क्या? क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसा ही लग रहा है ना क्लास में बैठे हो? वन ऑन वन का फील तो नहीं गया ना? मजा आ रहा है? चल, क्योंकि मैं कल जाते ही पूछने वाला भी हूं, और जो जिसने नहीं बताया प्रसादी की व्यवस्था बराबर है। गॉट इट? हाँ, देखो, तो डिफाइन कम्युनलिज्म, एक्सप्लेन एनी थ्री फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इंडियन पॉलिटिक्स। अब कम्युनलिज्म समझा दोगे, उसके बाद में तीन फॉर्म को समझाना है, अभी भी पढ़ा था। एवरीडे बिलीफ में दिखना, कम्युनलिज्म माइंडसेट का एक रिलीजन को अच्छा बताना, और दूसरा पॉलिटिकल मोबिलेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इज द अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म। और इसकी वजह से क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सैक्रेड सिंबल्स को, रिलीजियस लीडर्स को इमोशनल अपील करते हुए मिलते हैं, और मतलब इस वजह से वो लोग क्या कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। अभी मैंने आप लोग को पहले भी क्लासेस में एग्जांपल बता रखा है कि अपने यहाँ से एक महाराज थे, वो खड़े हुए और वो खड़े होकर घोटा लेकर के चल रहे हैं इलेक्शन टाइम पे। व्हाट ही इज यूजिंग, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में किसका यूज कर रहे हैं, रिलीजन का, है ना? कम्युनल पॉलिटिक्स है एक तरह की वो। मतलब जनरली आप देखते हो रिलीजन के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर मोदी जी जा रहे हैं कहां पर, राम मंदिर में, मस्जिद में, क्यों जा रहे हैं भाई? वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोबिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। गॉट इट? तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स के फॉर्म्स हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट फॉर्म्स डस कम्युनलिज्म टेक प्लेस, कि क्या क्या फॉर्म्स है जो कम्युनलिज्म टेक प्लेस कर सकता है, उसका डिटेल क्वेश्चन। तो कम्युनलिज्म क्या है वो समझाओगे। कम्युनलिज्म डेली बिलीफ में कैसे देखने को मिलता है, मैंने बताया डेली बिलीफ में हम लोग ये मानते हैं स्टीरियोटाइप कि एक रिलीजन अच्छा है, एक बेकार है, एक रिलीजन को ऊपर दिखाना, एक को नीचे दिखाना। हम बोलते हैं हमारे धर्म में तो ये सब है, इसका मतलब क्या है, आप अपने धर्म में बता रहे हो, उसका मतलब आप दूसरे धर्म को खराब बता रहे हो। एवरीडे बिलीफ में कम्युनलिज्म दिखना, पहला पॉइंट। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो डिटेल कैसे लिखना, मैं सारी पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी बनाना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को बनाना, या रिलीजन डोमिनेंस के बेसिस पे, या एक ऐसी पार्टी का होना जहां पर एक ही रिलीजन के लोग बाग दिखे। ये क्या है, ये क्या है कम्युनलिज्म, ये क्या है? तो देखो, creation of political party, a communal mind often leads to quest for a political dominance of one own religion community for those belonging to the majority community. This take a form of majority dominance for those belonging to the minority community, can take form of a desire form of separate political unit। और उनको क्या लगेगा, हमारे को तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्या बनानी पड़ेगी, अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग वहां पे इन्वॉल्व फील नहीं कर रहे होते। दूसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को धर्म के आधार पर मूव कराना, वो भी क्या है, कम्युनलिज्म। ये बात मैं आप लोग को अच्छे से समझा चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है सम टाइम कम्युनलिज्म टेक अ मोस्ट अगली फॉर्म, वही वाली बात। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंसर कैसे लिखना है। एनसीईआरटी की लाइन से भटकना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट। जब खाली पेपर लेके बैठोगे पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है कि भैया एवरीडे बिलीफ में रखना, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, थर्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, फोर्थ अर्लीस्ट फॉर्म, उसकी वजह से रियॉट और मैस्केर होते हैं। अगर आप ये पॉइंट लिख के आ रहे हो ना, एनसीईआरटी के पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो, एग्जामिनर को पता है बच्चा पढ़ के आए दिन नमाज। बात समझ आ रही है? हर चैप्टर में क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसा कराऊंगा कि तुम्हारे नंबर आएंगे भर भर के, बस बात है तुम लिख के वैसे आ रहे हो। अगला आता है, हाउ कैन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस कैन बेनिफिशियल एंड प्रॉब्लमेटिक एट द सेम टाइम। अब देखो, एक तरफ रिलीजन का पॉलिटिक्स में होना खराब है, लेकिन हर चीज के दो दो फेजेस होते हैं, एक पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव तो मैंने बता दिया। देखो, जब हम रिलीजन के बेसिस पर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो जो अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन है तो उसको सपोर्ट मिल जाए। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन कैन मेक अ पॉलिटिकल वैल्यू बेस्ड, क्या कि कोई रिलीजन की जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो वो उस पॉलिटिकल पार्टी की वैल्यू सिस्टम बना रही है। जैसे मान लो हमारा रिलीजन, हिंदू रिलीजन क्या बोलता है कि ना वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पूरी दुनिया हमारा घर है, तो हम लोग सबको प्यार करने की बात। तो जो हमारा रिलीजन वैल्यू है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की जब वैल्यू बन जाएगी, तो वो क्या कर रहा है, उसमें हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन कैन मेक अ पॉलिटिकल वैल्यू बेस्ड, क्या कि जो इन्फ्लुएंस है उस रिलीजन का वो पॉलिटिकल बेस्ड का भी वैल्यू सिस्टम बन जाएगा। दूसरा,
रिलीजियस कम्युनिटीज कैन पॉलिटिकली एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। एक रिलीजन कम्युनिटी जैसे हिंदू कम्युनिटी है, वो अपनी जो भी जरूरतें हैं वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर पाएगी, उससे ये फायदा है। पॉलिटिकल अथॉरिटीज कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। अगर रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज किया जा रहा है, तो अगर कहीं पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो वो उन पॉलिटिकल लीडर को बात पता होगी तो वो कंट्रोल कर पाएंगे। ये इनके पॉजिटिव है। नेगेटिव आप लोगों ने पढ़ ही लिए। प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे अगर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ नेशन को करेंगे तो सेंटिमेंट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर एक जने के धर्म को आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो दूसरे के धर्म को हर्ट होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उससे। पॉलिटिकल पार्टीज विल ट्राई टू मेक अ पॉलिटिकल गेन बाय पिटिंग अ वन ग्रुप अगेंस्ट द अदर, कि पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी कि एक ग्रुप को आगे रखेगी दूसरे को, तो इसके बेसिस पर उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। स्टेट पावर मे बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर। और जो लोकल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि एक रिलीजन को ऊपर और दूसरे को नीचे, उस वजह से वहां पर भी उनमें क्या होगा, रियॉट्स होने लग जाएंगे, पॉलिटिकली प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, डोंट कॉल। ऑनलाइन क्लास चल रही है, लाइव रिकॉर्डिंग। बाय। बात समझ में आई? अब देखो, डिस्क्राइबिंग एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल दैट मेक इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने पढ़ा, देखो वहां पे हमने पढ़ा था कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, हमने उसके सोल्यूशन की बात करी, पहले नेगेटिव वाली बात करी हमने। दूसरी बात में कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बचाव दे रखा है, तो हमने देखा हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लीगल रूल्स बना दिए और बहुत सारे बनने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि रिलीजन के बेसिस पे क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका सोल्यूशन दे रखा है। तो सोल्यूशन क्या दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को क्या क्या सोल्यूशन दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोग को जो बात करनी है वो ये है। हाँ, आइए अगला हम देखते हैं। सॉरी, सेकुलरिज्म मींस नो स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू एनी रिलीजन। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रैक्टिस कर रखी है कि हम लोगों ने सेकुलरिज्म रख रखा है। इसका मतलब कोई भी रिलीजन इंडिया के लिए सब बराबर हैं। हर रिलीजन की इंडियन गवर्नमेंट के लिए, या मैं बोल दूं कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल डिस्टेंस पर है, सब बराबर दूरी पर है, कोई भी आगे या पीछे नहीं है, कोई भी उनके लिए प्रायोरिटी पर नहीं है। देयर इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, अनलाइक जैसे कि बुद्धिज्म फॉर श्रीलंका और इस्लाम फॉर पाकिस्तान, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल, सबको फ्रीडम है, जिसको जैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रोपोगेट करना अपने रिलीजन को करो, बट इट शुड बी पीसफुली। कोई ऐसे नहीं कह सकता मैं मेरे धर्म का प्रचार कर रहा हूँ इसलिए लोगों को गोलियां मार रहा हूँ, नहीं, पीसफुली प्रोपोगेशन आप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे कोई किसका भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद द रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल बैन्स अनटचेबिलिटी, कि धर्म के आधार पे कोई किसी से अनटचेबिलिटी वगैरह नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट को पूरे राइट्स भी क्यों इंटरवीन कर सकता है। देखो, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है, इसीलिए तो आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पर जब जन्माष्टमी होती तो हर जगह पुलिस खड़ी होती, क्यों खड़ी है, वो क्यों इंटरवीन कर रही है, ताकि आप पीसफुली सेलिब्रेट कर पाओ, दूसरे को डिस्टर्ब। देखते हैं ना हम लोग जन्माष्टमी पे गोविंद देव जी मंदिर बाहर कितनी भीड़ हो जाती, व्हाट इज दिस, कॉन्स्टिट्यूशनल की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से तो ऐसा कर पा रही है। आप बोलोगे रिलीजन मैटर है, कौन पुलिस का क्या काम, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है इंटरवीन करने के लिए जब जरूरत है, ताकि वो किसी और रिलीजन को प्रॉब्लम ना करे और आपको भी प्रॉब्लम ना, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन एनी 3 फॉर्म विच कम्युनलिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। इंडिया के अंदर 3 वो तरीके बताओ जिससे कम्युनलिज्म प्रैक्टिस करा जाता है इंडिया में। मैंने लिखा दिया, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, समझ गए ना तुम लोग। सब पीवाईक्यूज है, 3 फॉर्म, डेली लाइफ के बिलीफ में पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें बनाना, और मेजोरिटी कम्युनिटीज के जो मतलब मेजोरिटी कम्युनिटीज के बेसिस पर, रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा सेट करना, उसके इसमें माइनॉरिटीज को इंफीरियर फील होगा और वो लोग क्या करेंगे, आउट फील। गॉट इट। तो ये 5 नंबर का। सब लोग अब पहले अनम्यूट करो और किसी का कोई भी डाउट हो वो पूछो। क्वेश्चन में सेट हो गया क्या क्या लिखना है, क्या हटाना है, किस किस के दिमाग में सेट हो गया, किस किस को लगा बेनिफिटेड है कि हाँ हम आप कर लेंगे। बहुत आसान है, बस इतना इतना सा लिखना है, सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, क्वेश्चन में लिख के प्रैक्टिस करनी कि एग्जाम में आ गया तो मैं क्या क्या लिखूंगा। हर हर टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर लेने, एक पेज तैयार होगा एक टॉपिक का, एक पेज में लिख लिया ये लिखूंगा, आ गया तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, इसके अराउंड पॉइंट लिखूंगा, काम खत्म। गॉट इट। कोई इश्यू?
हाँ बताओ भावेश, डाउट? रिलीजन इन पॉलिटिक्स के बेटा पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, रिलीजन बेसिस पे जब हम लोग एक एक पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स में जब हम रिलीजन को यूज करते हैं, तो रिलीजन का सब नेगेटिव साइड तो दिख गया कि रिलीजन के बेसिस पे ही है, लेकिन रिलीजन एक अच्छी चीज भी तो है, एक अच्छी सोच भी तो है। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब पॉलिटिक्स के अंदर उस रिलीजन्स की जो वैल्यू सिस्टम है उसको यूज कर रहे हो, पहला पॉइंट। जो रिलीजन, जैसे मान लो हिंदू रिलीजन का पॉजिटिव पॉइंट है कि सबकी सहायता करो, आपकी पॉलिसीज हैं, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी उसी के बेसिस पे बनाई है, तो जो वो रिलीजन का वैल्यू सिस्टम है वो आप उसको फॉलो करोगे ना वहां पर, पहला। सेकंड पॉइंट, सेकंड बेनिफिटेड क्या है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस बेसिस पे पता बनेगी, तो जो भी रिलीजियस ग्रुप की प्रॉब्लम होगी वो पॉलिटिकल लीडर्स को डायरेक्टली पता होगी। ठीक है, तो दिस आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। है रिलीजियस कम्युनिटी पॉलिटिकल एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट, कि वो अपने नीड्स और इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल अथॉरिटी कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन, और वो ये मॉनिटर भी कर सकते हैं कि धर्म के आधार पर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन या वो किसी को दबाया तो नहीं जा रहा है, मतलब कास्ट को बात हो रही है, क्योंकि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले तो बहुत सारी कास्ट हो सकती है। एनीवन एल्स? जब भी पढ़ेंगे तो एक पीसफुल प्लेस पर बैठेंगे, प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, ऐसे नहीं इधर तो सर की क्लास चल रही है और उधर गोलगप्पे चल रहे हैं, नहीं है ना। 7:30 से 8 o'clock का टाइम इसलिए दिया है, आराम से खाना खाओ 30 मिनट, और बस 8 to 8:40 मुझे टाइम दे दो। ओके, चलो विश यू सक्सेस। ध्यान रहे फंडा, आज अभी एक बार सुन लिया है, कल आने से पहले एक खुराक लेकर के आना, जस्ट एक बार रीड आउट कर, गॉट इट। चलो देखो, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स बोलने से क्या मतलब है, थोड़ी सी कहानी को पहले समझो फिर बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दो तरह से रिलेशन देखेंगे। पहला रिलेशन जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कास्ट का रिलेशन पॉलिटिक्स से, और दूसरा दिखाऊंगा पॉलिटिक्स का रिलेशन किससे, कास्ट से। कास्ट एंड पॉलिटिक्स मतलब कास्ट की वजह से पॉलिटिक्स पे इफेक्ट देखेंगे, और हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे करी जाती है कास्ट से। ये क्या मतलब है, देखो पॉलिटिक्स का, कास्ट का डोमिनेंस पॉलिटिक्स में समझते हैं पहले, मतलब कास्ट कैसे इफेक्ट करती है किसको, पॉलिटिक्स को। तुम लोगों ने सबने देखा होगा, जब भी तुम लोग इलेक्शन के टाइम पर वोट करते हो तो तुम जनरली किसको वोट करना प्रेफर करते हो, तुम लोग वोट करना प्रेफर करते हो उस इंसान को जो आपकी कास्ट या आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कम्युनिटी से ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं अपनी कास्ट को। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स में बहुत बार समझाया है कि अगर विद्याधर नगर से अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा करना है, तो विद्याधर नगर के अंदर ऑलमोस्ट जो सोसाइटी रहती है वो कौन रहती है, या तो रहते हैं बामण या रहते हैं बनिया, मतलब शर्मा या बनियास। उसके कैंडिडेट के अंदर तो अगर जब भी ये लोग कैंडिडेट का नॉमिनेशन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक ऐसा जना रखें जो बिजनेस फैमिली को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि वहां पर लोग बाग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब उनके कास्ट का पर्सन होता है तो वो लोग प्रेफरेंस देते हैं उसको वोट करने। बात समझ आ रही है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग गांव साइड के अंदर जाओगे, अगर मान लेते हैं कि मेजोरिटी लोग बाग अगर जाट हैं, तो वहां पर कोई ना कोई चौधरी साहब खड़े हो जाएंगे कि आपका नेता कैसा हो, सुरेंद्र चौधरी जैसा हो, है ना। वाई वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज जब भी जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट इशू कर रही होती है तो वो देखती है कि वहां का जो इलेक्टोरल है, वहां का जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, वो कौन सी मेजोरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन से कास्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एंड दे आर ट्राइंग कि उनका जो कैंडिडेट है ना उस पर्टिकुलर कास्ट से। हर हर पॉलिटिकल पार्टी प्रैक्टिस करती है, ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी ने अग्रवाल खड़ा किया है तो कांग्रेस अग्रवाल नहीं, अब कांग्रेस भी कोशिश करेगी उसी पार्टी का खड़ा, उसी सेम कास्ट का खड़ा करे। ये क्या इंपैक्ट दिख रहा है, कास्ट का किस पे इंपैक्ट दिख रहा है, पॉलिटिक्स पे। टूटी टूटी बात समझ में आई सब लोगों को, कोई डाउट है? हम लोग क्या कर रहे हैं, कास्ट का डोमिनेंस दे रहे हैं किसके अंदर, पॉलिटिक्स में। हम लोग कास्ट के बेसिस पे, अब तुम सोचो कास्ट का जब पॉलिटिकल पे इंपैक्ट है, ये बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो पॉजिटिव होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन नेगेटिव के चांसेस बहुत। नेगेटिव क्या है, सपोज मैंने मैंने जब पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, मतलब विद्याधर नगर में अग्रवाल है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ अग्रवाल ही रहते, नहीं भैया, यहाँ पे गुजर साहब, मीना जी, वर्मा जी, है ना, और भी 50 तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जब आपने सिर्फ अग्रवाल को खड़ा किया, इट मीन्स आप मतलब हमेशा अग्रवाल को ही मौका दे रहे हो।
का मतलब क्या है? क्या बाकी कम्युनिटी को समवेयर डिटैच कर रहे हो, वो आप लोगों से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। जब भी हम लोग कास्ट का रोल बहुत ज्यादा पॉलिटी में प्ले करवाते हैं, तो होता क्या है, लोगों के बीच में कास्टिज्म वाली जो फीलिंग, मतलब कि हमारी कास्ट ऊपर है, दूसरे की कास्ट नीचे है, या फिर मैं कह दूं काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा प्रमुख। ऐसा और नो, जब भी आपने कास्टिज्म को पॉलिटिसाइज करा, मतलब कास्ट का रोल देखा पॉलिटिक्स में, आप 100% काइंड ऑफ क्या क्रिएट कर रहे हो लोगों के अंदर, एक अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर क्लास मतलब वाली स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कर रहे हो, और समवेयर आप लोगों को कास्टिज्म पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव डेवलप कर। पॉलिटिक्स में अगर सब कास्ट ग्रुप के बेसिस पर इलेक्शन कराए जाए तो नॉट अ हेल्दियर प्रैक्टिस। अब दूसरी चीज देखते हैं, इसका दूसरा साइड भी है। कास्ट में अभी तक तो क्या, पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल, अब मैं बोल रहा हूं कास्ट में भी पॉलिटिक्स। कास्ट में पॉलिटिक्स होने का क्या मतलब है, थोड़ा आराम से समझ। अभी तक हमने देखा था पॉलिटिकल कैंडिडेट जब खड़े होते हैं तो कास्ट में कैसे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया कास्ट लेते हैं माहेश्वरी। माहेश्वरी समाज में आप लोग देखते हो कि माहेश्वरी समाज में बहुत ज्यादा क्या होती है, कास्ट ग्रुप है वो, बहुत ज्यादा क्या प्रैक्टिस करी जाती है, पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करी जाती है। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग अपना दबदबा बनाए रखें बाकी कास्टिज्म ग्रुप के ऊपर। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने समाज को इतना स्ट्रांग और इतना बड़ा करें ताकि बाकी लोग उनकी समाज से तो, और जो कुछ लोग हैं उनकी सोसाइटी में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। जनरली वो अपना क्या शो करना चाह रहे होते हैं, डोमिनेंस है। मैंने एक माहेश्वरी समाज का सिर्फ एग्जाम्पल कोट किया है। दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना। हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग कास्ट कास्ट ग्रुप का फॉर्मेशन देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कास्ट ग्रुप्स भी जनरली कोशिश करती हैं, वो अपने अपने इस फोकस पे रहती हैं कि वो कैसे बड़ी बन जाए, कैसे उनका डोमिनेंस बढ़े। और जब भी आप डोमिनेंस या बड़े बनने की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, कास्ट के अंदर की कौन सी पॉलिसीज, पॉलिटिसाइज। तो आप लोग कोशिश कर रहे हो कास्ट के अंदर कि हमारी कास्ट का नाम ज्यादा बड़ा हो जाए, हमारी कास्ट ज्यादा फेमस हो जाए। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, कास्ट में क्या कर रहे हो, पॉलिटिक्स क्या कर रहे हो, कास्ट में पॉलिटिसाइजेशन। कास्ट इन पॉलिटिक्स का बेस्ट एग्जांपल है ये। अब हम लोग इसको पॉइंट्स में पढ़ते हैं दोबारा, जैसे जैसे मैं पॉइंट बोलूंगा अपने आप समझ में आएगा। तो रॉ फॉर्म में तो आपने समझ लिया कास्ट में पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कास्ट क्या होता है, लेकिन भैया एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे, नंबर किससे मिलेंगे, आओ नंबर पे बात। देखो, अ बिहेवियर विच इंस्पायर्स द हाई कास्ट पीपल टू हेट द लोअर कास्ट। क्या, जब एक हाई कास्ट के पीपल लोअर कास्ट के लोगों को हेट करना चालू करें, उस फिनोमिना को आप क्या बोलते हो बेटा, कास्टिज्म। क्या बोलते हो आप उस फिनोमिना को, कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या होता है, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। मतलब जनरल सी बात है, मैं आप लोग को बोलता हूं, बहुत बहुत ऑब्वियसली मैं बोलता हूं, मैं खुद ही बहुत जगह पर कास्टिज्म करता हुआ दिखता हूं। व्हेनेवर आई सेड, अरे अपन तो बनी है यार, अपना तो काम है पैसा कमाना। ये क्या है, एक तरह का कास्टिज्म ही तो है। आप क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब बनिए पैसे कमा सकते हैं, इट्स नथिंग एल्स, इट्स अ कास्टिज्म ओनली। बात समझ में आ रही है। तो जनरली हमारे बिलीफ में इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ग्रुप को आउट फील कराना चाह रहे हो, आउट ग्रुप की तरह ट्रीट कर। गॉट इट। देखो, a behavior which inspires the high caste people to hate the lower caste people as known as the casteism. Caste system was based on the exclusion and discrimination against the outcast group. They were subjected to the inhuman practice of untouchability. लेकिन कभी कभी ये बहुत अगलीस्ट फॉर्म ले लेता है कि ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लग जाता है, जैसा पास्ट में। आज शहरों में तो अनटचेबिलिटी जैसा कुछ देखा नहीं जाता, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबल्स माना जाता था। दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल, मतलब उनको तो भिड़ना भी अलाउ नहीं। आप सोचो, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को इस बेसिस पर जज कर रहा है कि तू दूसरी कास्ट का, इसलिए तेरे भिड़ेंगे नहीं। कितना 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 पेनफुल है वो प्रोसेस, समझ में आ रहा है। तो देखो, अरे भैया दक्ष भैया, सो नहीं, आंखें खुली रखो, सो रहा है नालायक यहाँ पर भी। तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी एंड केवर रामास्वामी निक्कर वर्कड टू एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे ऐसे रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने कास्ट सिस्टम को इंडिया से पूरी तरह से अबॉलिश करने पर बहुत ज्यादा वर्क किया। साथ साथ में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि इंडिया में कास्टिज्म किसी
लेवल पे प्रैक्टिस ना हो सके। जैसे कि इंडिया के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसपे बेल नहीं मिलेगी। अगर आपने कास्टिज्म मतलब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी, आपने किसी को अनटच की जैसे प्रैक्टिस की, आपने बोला अरे अरे भिड़ना मत, और अगर उसने आपकी कंप्लेन अगर कर दी, का मतलब 100% आपको जेल होगी और जेल में बेल भी नहीं। बात समझ में आ रही है? अनबेलेबल ऑफेंस तो, ताकि लोग ऐसा करने का जहन में लाए भी ना। बात समझ में आ रही है? तो देखो, विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी एंड द एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ द position of the landlords in the villages, the old notion of caste hierarchies are breaking down. अब आज के टाइम पर जो कास्ट की जो हायरार्कीज है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोग बाग मोबिलिटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब आप कभी किसी ठेले वाले के पास जाकर के पहले पूछते हो कि भैया आप शर्मा जी हो या वर्मा जी हो? पूछते हो क्या? क्या आप वहां जाकर के पूछते हो क्या कि आप लोअर कास्ट के हो, सो कॉल्ड लोअर कास्ट या अपर कास्ट? का रीजन क्या है? लिटरेसी की ग्रोथ होना, अर्बनाइजेशन का ग्रोथ होना, और सबसे बड़ा फैक्टर गांव में जो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस कराते थे वो कौन कराते थे? लैंडलॉर्ड्स, बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े जमींदार। अब उन जमींदारों का रोल बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है नहीं। बात समझ में आ रही है? Constitution of the India prohibited any caste-based discrimination, and the foundation of the policies to reverse the injustice of the caste system. Caste can take a various forms in a politics. अब आता है, बात समझ में आ गई कास्टिज्म का क्या है? अब आता है कि कास्ट कैसे कैसे वेरियस फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि कैसे कास्ट का रोल दक्ष किस में दिखता है? किसमें दिखता है? पॉलिटी में। गलती से भी मत सोचना तेरे को देख नहीं रहा हूं, तेरी आंखें बराबर बंद हो रही है, सिराना हटा और सीधा बैठ, एकदम एनर्जेटिक हो। यस, और बच्चा लिटरली बोल रहा हूँ, इतनी देर तुम्हारे को यहाँ पढ़ाने का मतलब बहुत एफर्ट जाता है। हाई इंटेंसिटी लाइट मुंह पर आ रही होती है ना तुम्हें अच्छी क्वालिटी देने के लिए। अभी 10 मिनट बाद में ना 2 घंटे तक अंधेरा करके बैठूंगा, तब जाकर के आंखों को रिलैक्सेशन। इतना पेनफुल होता है ये प्रोसेस पढ़ाना ऑनलाइन, आसान नहीं है। कभी नहीं प्रेफर करता हूँ मैं ऑनलाइन तुम लोग, जब मेरे को आदत है बच्चों से बात करके देख पढ़ाने की। क्लास में नहीं सकता हूँ तो यहाँ सुने दूँ, ज्यादा एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस थोड़े से एफर्ट्स को वैल्यू कर। तो जो भी करो ना इंटरेक्ट करते हुए करो, कोशिश करो कि बहुत पॉजिटिव, प्रॉमिस कर रहा हूँ 90। ठीक है, चलो आप। तो कास्ट कैन टेक अ वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पहला पॉइंट क्या कहता है? व्हेन पार्टी कैंडिडेट इन इलेक्शन, क्या जब भी पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चूज करती है फॉर अ इलेक्शन, वो इस बात का फोकस करती है कि वो लोग देखते हैं कि हमारे को उस कैंडिडेट को टिकट देना है जहां पर जिस भी इलेक्टोरल में जो कास्ट डोमिनेट करती है उसी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करने का कोशिश करते हैं। ये क्या है? कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो देखो, a party choose a candidate in an election, they keep in mind that the caste composition of the electorate and nominate candidate from different caste so as it's muster the necessary support to win the election। और जनरली एक और स्ट्रेटेजी ये लोग करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ विद्याधर नगर में अग्रवाल ज्यादा है तो ये अग्रवाल को, लेकिन ये कोशिश करेंगे हर कास्ट का मेंबर इनकी पॉलिटिकल पार्टी में हो, ताकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉलिटिकल सॉरी ऑलमोस्ट कास्ट के ग्रुप ये फील करा पाए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में हर कास्ट का रिप्रेजेंट। तो आप चिंता मत करो, आप देखोगे नेताजी मीना जी भी मिलेंगे, गुजर जी भी मिलेंगे, वर्मा जी भी मिलेंगे, शर्मा जी भी मिलेंगे। वाई? ये कोशिश करते हैं जब भी ये लोग एक पूल क्रिएट कर रहे हैं हर कास्ट का रिप्रेजेंट रखें, ताकि लोग बाग क्या हो? कनेक्टेड। बात समझ में आ रही? आगे ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन द इलेक्शन मेक अ अपील टू द कास्ट सेंटीमेंट मस्टर द सपोर्ट। मतलब कास्ट को, अरे हम आपके समाज के हैं, आप हमें वोट नहीं दोगे तो क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल अपील कर रहे हैं। किससे? कास्ट सिस्टम, पर्टिकुलर कास्ट से। जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ द वन पर्सन वन वोट complete political leader to gear up the task of mobilizing and securing a political। लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं कि जब से क्या होने लगा है बेटा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हुई है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? भैया एक जने का एक वोट है। ये लोग जनरली चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट को प्रेफरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी कास्ट को इग्नोर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके भी वोट की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आपको सोल्यूशन बताया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे कास्ट
कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाती। कारण क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो ना, तो तुम्हारे को कास्टिज्म कभी इलेक्शन से खत्म होते हुए दिखता ही नहीं। क्यों अब कास्टिज्म खत्म हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को बात समझ में आ गई है, जितनी इंपॉर्टेंट अग्रवाल समाज है उतने वर्मा जी भी हैं, क्योंकि वर्मा जी के घर में भी 5 वोट है। वोट तो सबका एक ही काउंट होगा ना। तो वो चाह कर के भी उन पार्टीज को इग्नोर करना कर पा नहीं रहे हैं। समझ में आ रही है? तो देखो, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। क्या ऐसा है कि विद्यार्थी नगर में सिर्फ अग्रवाल ही रहते हैं? नहीं, और भी बहुत सारी कास्ट रहती है। तो एक और दूसरा दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत ज्यादा डोमिनेंस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट का ग्रुप ही रहता नहीं है, वहां पे मल्टीपल लोग हैं। और जैसे जैसे अर्बेनाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। हर घर के अंदर 50 तरह की जात के लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? इससे जो कास्ट का इफेक्ट है ना, वो पॉलिटी में धीरे धीरे थोड़ा और कम होते हुए दिख रहा है, और एक टाइम आएगा जब कास्ट का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका एक और बड़ा रीजन है, जब से इंटरकास्ट शादियां चालू हुई है। आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे अग्रवाल और शर्मा तो एक जैसे ही हो गए, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, अगर किसी जहांगीर ने शादी कर ली खंडेलवाल से, तो अब आज के टाइम पे, क्योंकि आप लोग कोई भी लड़की को पसंद करते हो तो पहले देखते हो कि अग्रवाल है क्या, खंडेलवाल है क्या, नहीं ना। क्या वर्मा जी वाली कोई पसंद? मतलब आज के टाइम पर जो इंटरकास्ट मैरिजेस का एक्सेस है, उसने भी कास्ट सिस्टम को इंडिया में वीकन करने में एक रोल प्ले किया है। बात समझ में आ रही है? अर्बेनाइजेशन बहुत बड़ा रोल है जो कास्ट सिस्टम को कम कर रहा है। समझ में आता है? अगला पॉइंट, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग देम इनटू अ पॉलिटिकल एरिना। अब ये क्या बोल रहा है? बोले ऐसा नहीं है कि बोले कास्ट ही पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है, लेकिन पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम को इफेक्ट करता है। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स इन अ कास्ट, और वहां पे क्या पढ़ रहे थे ऊपर हम लोग, कास्ट इन अ पॉलिटिक्स। ठीक है कि भैया ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल जो फंडामेंटल है वो आपको कास्ट ग्रुप में नहीं दिखेंगे, उनके पास में भी पॉलिटिसाइजेशन होता रहता है, जैसे मैंने महेश्वरी आप लोग को बताया। तो देखो, is not politics that get the caste ridden, it is the caste that get a politicized। बोले कास्ट भी पॉलिटिसाइज होती है। कैसे? हर हर कास्ट का ग्रुप कोशिश करता है कि वो अपनी ग्रुप को बड़े से बड़ा बनाए, अपना दबदबा बढ़ाए। क्यों दबदबा बढ़ाना चाहते हैं वो लोग? माहेश्वरी समाज का पूरा फोकस क्या चल रहा है कि हम अपनी समाज को इतना पावरफुल बना लें, इतना सिग्निफिकेंट बनाए, ताकि बाकी कास्ट वाले हमारे सामने आवाज ना उठा पाए। क्या कहते हैं वो लोग? जय महेश, यूनिटी करो। हर समाज क्या कह रही है? अग्रवाल समाज क्या कह रही है? हम सब अग्रसेन जी के पुत्र हैं, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, ट्राई टू बाइंड अप। खंडेलवाल समाज अपने बाइंडिंग में लग रही है। वाई? बिकॉज वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिसाइज तब कर पाएंगे जब हम एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्रुप होंगे। तो उनका फोकस क्या है? तो ये जो बड़े ग्रुप बनने वाली जो स्ट्रेटेजी होती है, तो कहाँ की है? पॉलिटिक्स की। आप कह सकते हो कि कास्ट में भी पॉलिटिक्स होती है। बात समझ में आ रही है? ये क्या दिखा रहा है? कास्ट में पॉलिटिक्स का रोल। आते हैं हम लोग यहाँ पर, each caste group try to become a bigger by incorporating within its neighboring caste or sub caste which were earlier excluded from it। और आजकल तो बहुत सारी कास्ट ने कोशिश करी है कि वो कोशिश करते हैं कि जो जो दूसरी कास्ट है, जो बिछड़ी हुई है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बोलते हैं तुम भी आके हमारे में मर्ज हो जाओ, ताकि अपन एक बड़ा ग्रुप बन जाएंगे। बड़ा ग्रुप बन जाएंगे तो हम पॉलिटिकली डोमिनेट कर पाएंगे, हमारी मांगों को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। Two kind of caste group have came up in the political arena like the backward and the forward caste group। क्या कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनने लगे हैं, जैसे पिछड़ी समाज, जैसे नाथ समाज। तुम लोग अपने कोचिंग के बाहर होते हो ना, वहीं पर एक बना हुआ है नाथ समाज। नाथ समाज में पता है कौन से लोग आते हैं? बहुत सारे मल्टीपल कास्ट के ग्रुप हैं जो थोड़े कुछ टाइम पहले बैकवर्ड ग्रुप से अब वो मिलकर के एक समाज बना लिया और कोशिश करें एक बड़ा ग्रुप बना लें ताकि वो पॉलिटिकली डोमिनेट। बात समझ में आ रही है? अगला आता है, several political and non-political organizations have been demanding and agitating for end of discrimination against the particular caste for more dignity and more access to land, resources and opportunity। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हर कास्ट के लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलें, ताकि उनका डोमिनेंस बढ़े और साथ साथ में उनको भी लैंड वगैरह एक्सेसिबल बने। जैसे कि मीना कास्ट वगैरह को, ट्राइबल सोसाइटीज को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके पास रिसोर्सेज आए, रिसोर्स डेवलपमेंट और होगा। Exclusive attention to the caste can divert attention from the other, prejudice like poverty, development, and corruption. Some cases, caste division lead to tension, conflict, and even violence। क्या कि अगर आप बहुत ज्यादा कास्ट का डिवीजन करोगे, आप कास्ट के बेसिस बोलोगे ये कास्ट अलग है, वो कास्ट अलग है, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा वायलेंस, लड़ाई झगड़ा है। ये हुई चैप्टर की समरी। बात करते कैसे पूछेगा और आंसर कैसे।
में आया, चैप्टर रिवाइज हो गया, सबको रिकॉल हो गया, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। आइए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट लीड द वीकनेस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तुम लोग बताओ कौन से फैक्टर हैं जिसने कास्ट सिस्टम को इंडिया में वीक किया है। चलो मैं पूछूंगा, उससे वो बताएगा। चलो भावेश से चालू करते हैं। यस बताओ भावेश, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कास्ट सिस्टम इंडिया में वीक हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ निश्चल आप बताओ। नहीं पता, अरे यार इतनी देर बता रहे थे कि किसकी क्या रीजन है। हमने देखा कि कास्ट का पहले बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, अब क्यों वीक हो रहा है। टू वीकनिंग द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, कि अब आज के टाइम पे लैंडलॉर्ड्स पे लोगों की डिपेंडेंसी नहीं, और इंटरकास्ट मैरिजेस होना ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द एजुकेशन लेवल ऑल्सो। इतने सारे पॉइंट्स थे, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। आप वो कारण बताओ जिससे आपको लगता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम वीक हो गया, क्या क्या कारण है। या फिर एक्सप्लेन 5 रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देखो कितने तरह से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द फैक्टर हैव ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन द इंडिया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंजेस लेकर के आए किसके अंदर, कास्ट सिस्टम में मॉडर्न टाइम के अंदर। या फिर एक्सप्लेन द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, ऐसे कौन से सोसाइटी में और इकोनॉमी में चेंजेस हुए, इस कारण से क्या खत्म हो गया, कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। हाँ ये क्या नाम है इसका यार, प्रतिष्ठा, लक्ष्य। चालू रख के हमारा 1 मिनट भी बंद नहीं होना चाहिए, अभी पूछने वाला हूं मैं। तो देखो अब पॉइंट्स के आंसर देखो। पहला, एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, कि गांधी जी वगैरह ने इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स करे, इस कारण से कास्टिज्म खत्म हुआ। उन लोगों ने सबसे पहले क्या खत्म किया, अनटचेबिलिटी, क्या खत्म किया, पहला पॉइंट। एनसीईआरटी का दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण भी कास्टिज्म क्या हो गया, खत्म, क्योंकि इतनी ज्यादा इकोनॉमी डेवलप हो गई है। अब मान लो मैं खंडेल वालू, तो मैं क्या किसी को आते के साथ ही ये पूछूंगा कि अकेडमी में पढ़ना आएगा तो भैया तू कौन सी कास्ट का है, नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मेरा उससे, तो मैं इकोनॉमिक को ज्यादा प्रायोरिटी होने की वजह से भी कास्ट सिस्टम पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म। अगला, लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से जो डिमिनिश्ड हो गई अवेयरनेस ऑफ द कास्ट, की लोगों को कास्ट की अवेयरनेस ही नहीं है। क्या पता है शहर में जो लोग रह रहे हैं वो कौन सी कास्ट के। अब लोगों के लिए कास्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही नहीं। गांव में तो कास्ट का आज भी रोल देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे गाँव में घर बढ़ रहे हैं या गाँव से शहरों में बढ़ रहे हैं लोग बाग, कास्ट का रोल पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगला आता है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, कि लोगों में लिटरेसी बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ गई, उस वजह से भी कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है। और दूसरा, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी इज द पॉसिबल नाउ एंड चिल्ड्रन आर नाउ कंप्लीट कंटिन्यू द प्रोफेशन ऑफ द फैमिली और फादर। आज के टाइम ऐसा नहीं है कि जो जो जांगीर है, मतलब जिसका काम कारपेंटिंग का है, तो वो ही कारपेंटर का काम कर रहा है, नहीं। आज के टाइम अग्रवाल साहब मोदी फर्नीचर जैन साहब है, फर्नीचर की दुकान खोल के बैठे। तो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन भी क्या हो गया है अब, खत्म। ऐसा नहीं है कि हमेशा माली का बेटा फार्मर बनेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। आ गई कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन भी क्या हो गया, कम। ऐसा थोड़ी है दक्ष खंडेल वाले तो वो परचूने की दुकान ही संभालेगा, नहीं, और या विनय सर परचूने की दुकान ही संभालेंगे। ये पढ़ाने का काम तो ब्राह्मणों का होता, तो मतलब ब्राह्मण टीचर, नहीं। एजुकेशन लिटरेसी ने भी उस चीज को वीकनिंग करा है। तो आंसर लिख पाओगे आप पॉइंट्स में, पढ़ के इसी फॉर्म में लिखना है। मैंने एनसीईआरटी पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं, ऐसे नहीं तुम कुछ भी रैंडम दे रहे हो, बस दिमाग में फिट करो और उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखो। बात समझ में आ गई केतान साहब। अगला पॉइंट, हाँ बेटा, हाँ 1 पर्सन 1 वोट भी लिख सकते हो, बिल्कुल। कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी दी, इस कारण से भी कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है। तो वो तो कास्ट सिस्टम का रोल पॉलिटिक्स में खत्म हुआ है। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया की, है ना, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, इस बात पर भी ध्यान दो। क्या वो रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स पूछ रहा है क्या, अभी नहीं। वो पूछ रहा है कि कैसे सोसाइटी में कास्टिज्म खत्म हो, सोसाइटी के एस्पेक्ट में बात कर रहा है वो, नॉट स्पेसिफिक टू पॉलिटिक्स। अगर लिखना चाहते हो पॉइंट खत्म हो गए तो लास्ट में कोई पॉइंट लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ठीक है। कोशिश करो पहले उसको वो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट दो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए बच्चा पढ़ के आया भाई, उठ के नहीं आया। बात समझ आ रही है। अगला, पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, ये बात तुमने सब पढ़ी ली। अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड सच अ राइट ऑफ इक्वालिटी टू ऑल बिफोर लॉ हेल्प टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वालिटी देखो लिखा ना, लेकिन लास्ट में लिखा, पॉइंट लिख रहा हूं मैं लेकिन लास्ट में लिख रहा हूं। पहले अगर मुझे 5 पॉइंट लिखने थे, रिलेवेंट पॉइंट लिखूं, सोसाइटी एस्पेक्ट में पूछता था।
यही वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पूछता, पहले इन पॉइंटों को देता। बात समझ आ रही है? अगला, पॉलिसीज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द रिजर्वेशन, कि आपको SC ST की सीट्स क्या है, रिजर्व है, कि भैया हर लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1/3 सीट्स रिजर्व हो गई। इस कारण से जब उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो भी उन जो सोसाइटी के अंदर इमेज और अच्छी करी जा रही है और उनको रिलेवेंस मिल पा रहा है। बात समझ में आई? तो देखो, policies of the reservation of the seats in the local self-government bodies and the legislature, as well as in the education, have to help the uplift of the political, social and economic position of lower caste। पुराने टाइम पर मीना जी वगैरह के साथ तुम लोग को लगता है ना रिजर्वेशन क्यों देते हो, क्यों देते हो? भैया इस लेवल पे एट्रोसिटी अत्याचार हुआ उन लोगों पर, भैया उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देते ना। अगर उनका आर्थिक रूप पे डेवलपमेंट नहीं होता, सोसाइटी उनको आज भी पिछड़ा ही समझ। मीना जी, गुजर जी, वर्मा जी, सर, है ना, और जितनी अदर कास्ट है, स्वामी, जोगी, लोगों को रिलेवेंस दी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा आगे लाया गया विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन, हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। इन सब एस्पेक्ट से क्या खत्म हो गया इंडिया के अंदर? क्वेश्चन क्या था? दैट फैक्टर विच द वीकनेस ऑफ कास्ट सिस्टम, कारण से क्या खत्म हो गया इंडिया में? कास्ट सिस्टम। बोलो क्लियरिटी मिली या नहीं मिली? सबको एकदम पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट क्वेश्चन के पॉइंट्स याद हो गए कि एग्जाम में आएगा तो क्या क्या लिखेंगे? पक्का? अगला आता है द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स। आगे आप लोग का क्वेश्चन, कास्ट का किस पे रोल? पॉलिटिक्स के। कैन समटाइम गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट द कास्ट एंड नथिंग एल्स। डू यू एग्री? कि बोले कभी कभी हमारे को देखने को मिलता है कि भैया पूरी तरह से इलेक्शन कास्ट सिस्टम पे चल रहा है, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हाँ होता है, लेकिन एक पूरी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है कि एक ही कास्ट के लोग रहते हो? जवाब है नहीं। दूसरी चीज 1 पर्सन 1 वोट वाली बात जो अभी केशव बोल रहा था, अब केशव यहाँ पे किसका रोल पूछ रहा है? कास्ट का रोल पर्टिकुलरली किसमें पूछ रहा है? पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में। तो तू पहले वो पॉइंट लिखेगा जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बात समझ में आ गई? तो देखो पहला पॉइंट, नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अ कंट्री एज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिग्नल ग्रुप। समझ में आ गया? पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने, ये वाला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, कोई भी पार्टी, नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल कास्ट। ऐसा थोड़ी अग्रवाल समाज के सारे लोग एक ही अग्रवाल को ही वोट दे देंगे, जवाब है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के भरोसे डिपेंडेंट रहेगा, नहीं होगा ऐसा। When people say that the caste is the vote bank of the one party, उनका मतलब क्या होता है कि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोट उस कास्ट से आ रहे हैं। का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग एग्जिस्ट। तो हम लोग पूरी तरह से इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि कास्ट का रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन पूरी तरह से कास्टिज्म ही हो रहा है ऐसा हम कह नहीं सकते। मैनी पॉलिटिकल पार्टी में द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अगर भाई अगर आप बोल रहे हो कास्ट का ही रोल है, तो फिर तो मतलब ऐसा होना चाहिए जिसने अग्रवाल को खड़ा किया वही जीत रहा है। तो मान लो बीजेपी ने भी अग्रवाल खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी अग्रवाल खड़ा कर दिया, अब पिटाई हो जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि कास्ट के बेसिस पे ही लोग वोट दे रहे हैं। फिर भी हमने देखा कि बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। अभी अपने यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला विद्याधर नगर के अंदर। एक तरफ सीताराम जी अग्रवाल खड़े हुए हुए, एक तरफ दिया कुमारी। क्या दिया कुमारी अग्रवाल थी क्या? नहीं। फिर भी दिया कुमारी जीत गई, सीताराम अग्रवाल हार गया। अब बताओ कास्ट का रोल कहां रह गया? ऐसा नहीं है कि कास्ट का पूरी तरह से कास्ट डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि वो बोल रहा था कि क्या पूरी तरह से रोल, मतलब पूरी तरह से कभी कभी इलेक्शन क्या कास्टिज्म ही हो रहा होता है क्या? तो जवाब है नहीं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है चैप्टर। समझ में आ रही है? तो देखो कैसे कितने सुंदर तरह से आंसर्स को अपने ऑब्जेक्शन को दिया गया, आर्ग्यूमेंट कैसे करना है। आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक की लाइन से ही। समझ में आ रहा है? देखो, many political parties may put up the candidates from the same caste. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have a no candidate from their caste. दूसरा, रूलिंग पार्टीज ऑफ सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। वो इलेक्शन हारते रहते हैं। अगर वो इलेक्शन हार रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर वो पहले जीते, मान लो मैं अग्रवाल होने की वजह से जीत गया, फिर अगली बार हार क्यों ना हूं? अग्रवाल को दोबारा वोट देना चाहिए था ना मेरे को। ऐसा नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट ही है। तो देखो, that could not have happened if all the caste and communities were frozen their political preference। अगर वो पॉलिटिकल प्रेफरेंस दे रही होती
तो वो तो कभी हारना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों को 2 से 3 बार जब आप पॉइंटों को समझ के पढ़ोगे, बस आप लोग को हिंदी में ध्यान होना चाहिए क्या-क्या पॉइंट डालूँगा। फिर आप इंग्लिश में अपने आप एनसीईआरटी के वर्ड्स को अपने आप लेने लग जाओगे। बस शर्त क्या है 147 रूल फॉलो करना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन बाद इसकी शीट सॉल्व, 7वें दिन का रिवीजन और एक रिवीजन अभी जाते के साथ। अभी पहली बार में सुना है, बस एक बार पीपीटी अभी पढ़ ली ना, दिमाग में फिक्स, कोई एफर्ट्स अलग से डालने की ज़रूरत, बात समझ आ गई? किस-किस को समझ में आ रहा है? किस-किस को कास्ट इन पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने लग गया अब? सर टिपिकल लगता था, अब आसान लगता है ऐसा कोई? लगने लगा आसान थोड़ा-थोड़ा? पॉइंट्स तो याद हुए, दिमाग में स्ट्रक्चर हुआ, यही सेकंड टाइम पढ़ने का फ़ायदा। बात समझ में आ गई? अगला आता है, हाउ कैन कास्ट टेक अ डिफरेंट फॉर्म्स इन अ पॉलिटिक्स? कि कास्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? देखो, पढ़ा ना मैंने, अब फॉर्म्स का मतलब ये दोनों बात पूछ रहा है। डिफरेंस ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स और दूसरा पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी हम लोग देखो, अब पहले उसने स्पेसिफिक क्या पूछा है? पॉलिटिक्स का। तो मतलब कास्ट का रोल किस पे दिखाना है? सिर्फ पॉलिटिक्स पे, समझे? अब तुम लोगों ने पढ़ा है, कैंडिडेट को चूज करते टाइम पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि वो पर्टिकुलर कास्ट का मेंबर चूज करे। गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों को गवर्नमेंट में बनाए। साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज अपील करती है कास्ट सेंटीमेंट्स को इलेक्शन जीतने के लिए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर द सम पर्टिकुलर कास्ट, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो जानी इसलिए जाती है कि भैया ये तो गुर्जर समाज को सपोर्ट करेगी, पॉलिटिकल पार्टी है ही उनके लिए, है ना। दूसरा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होने के कारण हम लोग देख रहे हैं कि 1 पर्सन 1 वोट की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इंपॉर्टेंस दे। क्या दिख रहा है? कास्ट का इंपैक्ट किस पे? पॉलिटिक्स पे। अगर कास्ट का इंपैक्ट नहीं होता या 1 पर्सन 1 वोट नहीं होता तो वो पर्टिकुलर किसी का, कुछ कास्ट को तो इग्नोर कर देते अगर 1 पर्सन की एक वैल्यू नहीं होती, तो कोशिश करते कि सब अग्रवाल साहब के वोट ले लो, क्योंकि अग्रवाल साहब के वोट की वैल्यू थी 10 और गुर्जर साहब के वोट की वैल्यू होती 1। तो उस केस में क्या होता? वो क्या गुर्जर समाज को इंपॉर्टेंस देते? लेकिन ऐसा नहीं है। हर कास्ट के पर्सन की वैल्यू क्या है? एक। इस वजह से वो हर कास्ट के लोगों को क्या दे रहे हैं? बात समझ में? अगला आता है, कास्ट हैज नॉट अपीयर्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्परेरी इंडिया। बोले कास्ट आज भी इंडिया से पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आप इस बात को अपने के स्टेटमेंट से सपोर्ट करो। समझ में आ रहा है एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन चाह रहा है? वो आपको रटे रटाए जवाब नहीं चाह रहा है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन को 4 से 5 आप लोग को समझ में आया हो तो मुश्किल से 10 पॉइंट है जो हर क्वेश्चन में घूम रहे हैं। 10 पॉइंट ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फिट हो जाए। बात समझ में आ रही है? ऑलवेज ट्राई टू फिल्टर द पॉइंट्स। मेरे को इस टॉपिक पे क्या क्या कंटेंट याद रखना है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं? क्वेश्चन याद करते हैं। आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को याद करो। एक क्वेश्चन आएगा तो 10 पॉइंट है, कास्ट के अराउंड कोई भी क्वेश्चन आया तो 10 पॉइंट में ऊपर नीचे करके फिट हो रहा होगा। हो सकता है 4 की जगह 3 नंबर मिले, लेकिन 3 तो मिलेंगे ही मिले। ऑलवेज यूज अ स्ट्रेटेजी टू क्रैक एग्जाम। इट क्लियर? चलिए देखो, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। चलो, जब भी ऐसे एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, एग्री वाले, तो बताओ आप एग्री हो या नहीं हो। और वो पूछ रहा है सपोर्ट करो। सपोर्ट करो मतलब ये मत लिख देना नो आई नॉट एग्री, क्योंकि पहले नो वाला भी आया था। अब वो बोल रहा है सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को, मतलब सपोर्ट मांग रहा है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप बताओ, आप इस बात को प्रूव करो कि ये बात सही है। देखो, हाँ, मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। आज भी हमने देखा है कि सेम सेम कास्ट के लोग बाग ही शादी करते हैं। इसका मतलब कास्टिज्म चल रहा है आज भी, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, डेस्पाइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आज भी गांव में अनटचेबिलिटी देखने को मिलता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टिल टुडे। आज भी सदियों से चलते हुए एडवांटेज डिसएडवांटेज को फील करते हैं लोग बाग। वो देखते हैं कि कास्ट का हमारा कुछ अपना बेनिफिट है। आप खुद सोचो, हम लोग डेली लाइफ के बिलीव क्या करते हैं? मैं अगर केशव से पूछूं, केशव किससे ज्यादा कनेक्टेड फील करता है? अच्छा, बाहर चला गया। केशव किससे ज्यादा ज्यादा कनेक्ट फील करता है बेटा? माहेश्वरी फ्रेंड से। तेरे लिए जैसे कोई माहेश्वरी फ्रेंड होता है, तेरे लिए पापा को कन्विंस करना आसान होता है, मुश्किल? या कोई भी माहेश्वरी फ्रेंड अगर तेरा है और वो तेरे साथ कहीं पार्टी में जा रहा है, तो पापा को तेरे लिए वो कन्विंस करना आसान है, मुश्किल है?
क्यों? क्योंकि तुम सेम कास्ट के अंदर, तो मतलब आज भी हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट के हम लोग एडवांटेज ले रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम लोग आज भी कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं ना। आप कोशिश करोगे कि अगर मान लो आपके पास 3 तरह के सेलर हैं, एक है शर्मा जी, एक है वर्मा जी और एक है अग्रवाल साहब। तो शर्मा जी किसके पास सामान लेने की प्रेफरेंस देंगे? अपनी पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर के पास। कास्ट का सेंटीमेंट आज भी जिंदा। बोले हम ये मानते हैं कि इंडिया से आज भी कास्टिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, a large, अच्छा पहले इसको, a large mass of low caste people still not have access of education। बोले कि हम लोग आज भी देखते हैं कि बहुत कई ऐसी कास्ट है, ऐसी लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको एजुकेशन एक्सेस ही नहीं हुई। कास्ट इज कंटिन्यूड इकोनॉमिक स्टेटस। आज भी लोगों ने कास्ट को इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेट कर रखा है। हम लोग रोज करते हैं, अरे हम तो बढ़िया होते हैं पैसे वाले। ये क्या है भाई, बढ़िया पैसे वाले होते हैं? किसने कहा बढ़िया पैसे वाले होते हैं? आप क्या कर रहे हो? कास्टिज्म ही तो कर। आपने इकोनॉमिक स्टेटस को किससे रिलेट करा? कास्ट से। क्या पैसे का और कास्ट का कोई रिलेशन था? आज भी तुम्हारे को लोअर कास्ट के, मतलब अदर कास्ट, सॉरी सो कॉल्ड लोअर कास्ट, मेरा लोअर कास्ट कहने का मतलब जब भी मैं लोअर कास्ट बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल किसी सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। सो कॉल्ड लोअर कास्ट, वो लोग यही बोलेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, अरे आप तो बढ़िया बढ़िया तो होते पैसे वाले। अरे भाई मेरे से पूछ, मैं तो गरीब हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कास्ट से मेरी इकोनॉमिक स्टेटस को रिलेट कर रखा है। लोग तुरंत बोलेंगे अच्छा बढ़िया हो, अरे तुम्हारी शादी तो बढ़िया ही होती। क्या है? कास्टिज्म तो है। आज भी कास्टिज्म लोगों के दिमाग में खत्म। जैसे किसी सुनेंगे ब्राह्मण है, बोले अरे यार इनकी तो आदत ही मांग के खाने। जरूरी हर जना मांगता ही हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब कास्ट इज कंटिन्यू इकोनॉमिक स्टेटस और एनी अदर रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट कुछ दे सकते हो। यहाँ पर डिस मार्क्स विल आल्सो बी अवॉर्डेड इफ समवन somebody is disagree and give a suitable argument। अगर आपने डिसएग्री हुए हो तो डिसएग्री भी अच्छे से हो, समझ रहे हो? लेकिन देना क्या पड़ेगा? प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। चला करके ये सारी लाइनें मेंशन करवाई हैं, कहीं भी चेक कर लेना। पीटीजें सोल अपनी बनाई हुई है, टैग लगेगा इस पे कॉपीराइट का, जल्दी लगवा दूंगा। समझ में आ रहा है? उस फॉर्मेट में डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट रिलेशन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। बोले कास्ट और कास्ट, कास्ट का पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का कास्ट का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडवांटेज बता, है ना? बताया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। नेगेटिव ज्यादा है ऑल्दो, लेकिन पॉजिटिव भी। पॉजिटिव क्या है? एडवांटेज क्या है? इट गिव द डिसएडवांटेज ग्रुप द अपॉर्चुनिटी टू डिमांड देयर शेयर ऑफ द पावर एंड डिसीजन मेकिंग। क्या कि अगर मान लो आपने कास्ट को प्रेफरेंस दिया है, तो मान लो मीना जी को अगर आपने वोट में खड़ा किया, तो मीना जी जिनको पहले तक आज तक कोई एडवांटेज नहीं मिला, वो अपनी बात पॉलिटिकल स्फीयर में रख सकते। तो एडवांटेज मिल गया ना मीना जी को, कास्ट की प्रेफरेंस को रखने की वजह से। बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करूं, दूसरे एग्जांपल से समझाऊं किस किस को नहीं आया? नहीं आया ना? क्या बोल रहा हूं? एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं कास्ट का पॉलिटिक्स में रोल प्ले होने पर? अगर मान लो एक एरिया है, वहां पे सिर्फ ऑलमोस्ट लोग हरिजन रहते हैं। हरिजन मतलब तो कॉल्ड, मतलब लोअर कास्ट इन अर्लियर टाइम, स्वीपर का काम, जिनका काम सफाई करने का है। अब वहां पर अगर उस कास्ट का कोई आदमी आकर के पॉलिटिकल स्पेयर में नेताजी में खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर सारे वोट उन्हीं के थे, कैंडिडेट को जब खड़ा किया गया इलेक्शन में, तो इसका फायदा क्या मिला कि कास्ट की वजह से उस बंदे को खड़ा कर दिया गया पॉलिटिक्स का रोल देखते हुए, कि कास्ट का रोल है पॉलिटिक्स के अंदर। से हुआ क्या, तो जो एक कास्ट थी जिसको आज तक इग्नोर किया गया, वो पॉलिटिकल पावर में जैसे ही आएगा, वो अपने ग्रुप की प्रॉब्लम्स वहां पर, अपने ग्रुप्स के जो डिसएडवांटेज आज तक तो वहां पर बता पाएगा। और जब वो एक पावर शेयर करेगा, मतलब जब उसके पास कुछ पावर होगी, तो अपने ग्रुप को उसका क्या दे पाएगा? बेनिफिट। पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ ना कास्ट के रोल का। ठीक है, देखो, इट गिव द डिसएडवांटेज ग्रुप, की जो ग्रुप आज तक डिसएडवांटेज थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपना डिमांड करें शेयर इन अ पावर एंड डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर पाए। दूसरा, यानी पॉलिटिकल पार्टीज टेक अप द इशू ऑफ एंडिंग कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, लोग बाग राइट कैंडिडेट चूज करें रादर देन कास्ट। दूसरा, मेजर्स फॉर अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ बैकवर्ड कास्ट विल बी अंडरटेकन। पूरी कोशिश करी जा रही है कि जो भी बैकवर्ड कास्ट है, मतलब थोड़े पिछड़े रह गए हैं, उनको आगे किया जाए। जैसे मीना ट्राइब्स हैं, गुजर ट्राइब्स हैं, या और कोई जातियां हैं, भील जनजाति है ना, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ऐसे ट्राइब्स हैं। कोशिश करी जा रही है कि उनको कैसे भी करके आगे की तरफ लाया जाए, उन लोगों का भी इकोनॉमी में रोल।
है ताकि उनको एडवांटेज मिले। अगला आता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू सच एज पॉवर्टी एंड करप्शन। बोले नुकसान क्या है कि भैया लोगों का कास्ट पे जब फोकस रहता है ना, जब पॉलिटिक्स में आप सब कास्ट 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 करते हो तो आप भूल जाते हो कि पॉवर्टी क्या है, करप्शन पे बात करनी थी। आपको नेता, आप नेता वो नहीं ढूंढ रहे हो जो लोगों का फायदा करे, आप नेता वो ढूंढ रहे हो जो कास्ट पे फोकस करे। लेकिन लोगों की कास्ट के अलावा भी तो 50 प्रॉब्लम है। लोगों को प्रॉब्लम है एजुकेशन की, लोगों को प्रॉब्लम है पुअर्टी की, लोगों को प्रॉब्लम है करप्शन की, लोगों को प्रॉब्लम है रोड की, लोगों को प्रॉब्लम पानी की। लेकिन आपने ऐसा आदमी नहीं देखा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। आपने कौन सा देखा? जो पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट। ये क्या हुआ? क्या हुआ? डिसएडवांटेज। बात समझ में आई? देखो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, इसमें बहुत सारी टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी बढ़ रहे हैं। यहां पर होता है चैप्टर समाप्त, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का रोल। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो, जब यूट्यूब पे डले तो प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।